अब 2017 यूपी पीसीएस के प्रश्न पत्र को देखेंगे। 2018, 19, 20 हमने करवा दिए हैं, आपको पीडीएफ शेयर कर दी है और प्लेलिस्ट बना दिया है वीडियोस का, तो आप लोग सॉल्व देख सकते हैं उसमें। चलिए 2017 का देख लेते हैं। 2017 का जो प्रश्न पत्र है यूपी पीसीएस का, अपने बेतुके, बेहुदा और बाहियात टाइप के कुछ प्रश्नों के लिए जाना जाता है, मशहूर है। ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यात्रा की थी प्रश्न पत्र ने। हाई कोर्ट ने लताड़ भी लगाई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सारी सेटिंग हो गई थी। चलिए फिलहाल हमको पढ़ने से मतलब है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। जो गया बीत गई सो बात गई। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो कौन सा महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क महसूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क अन्य संवेदनाएं, अन्य अंगों की संवेदनाएं तो ग्रहण करता है, लेकिन स्वयं के प्रति उदासीन रहता है। ठीक है, तो बी वाला राइट आंसर है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और मेडिकल साइंस वालों ने उस समय प्रमाण सहित दिया था कि हृदय भी दर्द महसूस नहीं करेगा सुई चुभाने पे, और उनके तर्क भी सही थे, लेकिन अंततः आयोग की विजय हुई। बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरण, गीदड़, जेबरा या घोड़ा? तो ये इसका गीदड़ होगा आंसर। सियार के खुर नहीं होते, जबकि हिरण, जेबरा, घोड़ा के पास खुर होते हैं जो उन्हें तेज़ी से भागने में मदद करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बी वाला राइट आंसर है गीदड़। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। आपसे यहाँ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या माल्टोज? चार में से एक ऑप्शन आप राइट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो है क्या होगा? डी, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो रेशम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक बहुलक है। बाकी बेकेलाइट, केवलार, लेक्सान ये कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं। ये तमाम हार्मोन्स हैं, और कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो है गैस्ट्रिन वाला ये सुमिलित नहीं है। बाकी इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, आपको पता ही है, इंसुलिन की कमी से जो शुगर की बीमारी हो जाती है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, कई बार पूछा गया अलग से भी। और ऑक्सीटोसिन जो होता है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण करता है। आपको पता है कि जानवरों को, पशुओं को दूध जबरदस्ती उनको जो है उनसे दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वहीं गैस्ट्रिन की बात करें तो भोजन के उपापचय से संबंधित है, न कि रक्तचाप का नियमन करता है। तो डी वाला ही राइट आंसर है। तमाम जो हार्मोन्स हैं उनके क्या कार्य हैं ये देख लीजिएगा, कहाँ से स्रावित होते हैं ये देख लीजिएगा। यूरिया क्या है? तो ये एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब इसमें कार्बन भी है, कार्बनिक यौगिक है, और नाइट्रोजन तो है ही। इसका जो सूत्र होता है NHCONH2। ठीक है, ये थोड़ा गलत दिया है सूत्र, इसको सही कर लीजिएगा। NH2CONH2 होता है, या फिर NH2 का होल स्क्वायर कर दीजिए CO। ठीक है, तो NH2CO या फिर NH2CONH2, ये इसका जो है फार्मूला होता है यूरिया का। तो इसमें नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो जल में अविलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। बड़े स्तर पर इसका उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से किया जाता है। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो दुर्गंध होती है इथाइल मरकप्टेन की। तो इसमें क्या होता है? सल्फर एक प्रमुख यौगिक होता है जिसके कारण कि वो दुर्गंध हमको पता चलती है। तो LPG वस्तुतः हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है जिसका प्रयोग घरों में खाने को पकाने, वाहनों में ईंधन के रूप में जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मुख्यतः मिश्रण होता है, पूछता भी कई बार, तथा मीथेन एक प्राकृतिक गैस होती है। मीथेन किस में होती है? जो CNG होता है आपका नेचुरल गैस, उसमें मीथेन पाई जाती है। गैस के साबित होने की सूचना प्रदान करने के लिए इथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। यही गैस में दुर्गंध का कारण होता है। मैंने बताया आपको इसमें क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है जो कि गंध उत्पन्न करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। बिल्कुल सही है, आप पेड़ नहीं खा सकते हैं ना। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायोस्टेज विद्यमान रहता है, ये सही है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर का कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग ही सही है। तो स्पष्टीकरण नहीं है, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है,
तो पशुओं के आंत में सामान्यतः कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन करने में मदद करते हैं, परंतु मनुष्यों में ऐसा नहीं है। सेलुलोज के उदाहरण है कपास में 90%, जबकि स्टार्च को अपघटित करने वाले एंजाइम डायस्टेज मनुष्यों में विद्यमान रहता है। अतः यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिलहाल आप समझ लीजिए, सेलुलोज पेड़ पौधे घास फूस तो आप नहीं खाते हो ना, तो सेलुलोज उसमें रहता है, आपके अंदर पाचन क्षमता नहीं है, उनको पचाने की क्षमता नहीं है, ठीक है। कपास आप नहीं खा सकते हो डायरेक्ट। तो कुछ लोगों को छोड़ करके, अपवाद तो हर जगह रहते हैं, इंसान रूपी जानवरों को छोड़ करके बाकी सब के लिए तो वही बात है सामान्यतः। और जब पूछा जाता है तो सामान्य बातें ही पूछी जाती हैं, अपवादिक बातें आप कभी भी मत सोचा करिए, न तो वो आंसर हो सकता है कभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये कि इस तरह के प्रश्न बहुत ही आते हैं। तो इसका बहुत सामान्य सा आपको देख रहे, बंध्यता रोधी विटामिन ई होता है। बंध्यता रोधी मतलब जो आपके जनन क्षमता संबंधित होता है। तो बाकी B12 सही है, प्रति अरक्ता कारक होता है, अरक्ता को रोकता है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक होता है, बिल्कुल सही है। तो डी वाला ही गलत है। बंध्यता रोधी कौन होता है? विटामिन ई होता है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग होता है। तो ये डी वाला राइट आंसर है, ठीक है, मतलब ये सी वाला राइट आंसर है। इसका विटामिन ई होना चाहिए था बंध्यता रोधी का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगर कर्क रोग की बात करें, जिसको कैंसर कहते हैं, इसको घबराइएगा नहीं, कर्क रोग कुछ नया रोग नहीं है, कैंसर ही है। इंग्लिश देख लिया करिए बहुत तगड़ी, अगर हिंदी पूछ ले तो कर्क रोग कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि या ट्यूमर बनने से होता है। इसके अलावा तंबाकू आदि के सेवन से होता है। घेंघा रोग जो होता है वो किस आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन डी एवं कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से अस्थि सुषिरता रोग हो जाता है। साथ ही साथ यूरिक एसिड की अधिकता या कमी से भी ये रोग होता है। इसमें अस्थि का जो क्षरण है प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर को है आवश्यकता होती है कैल्शियम की, कैल्शियम नहीं मिलेगा बाहर से हमको, ठीक है, तो क्या करेगा वो? हड्डियां भी खाने लगेगा हमारा शरीर, जो है अंदर की चीज़ों को पचाना शुरू कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिरिका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों तथा नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला आदि में पाया जाता है। तो यही पूछ रहा है, टार्टेरिक अम्ल अंगूर, इमली, केला आदि में पाया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? n के बराबर, तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। बाकी सब आपको पता ही है कि मैक्सिमम पर्यावरण प्रदूषण डीजल से, पेट्रोल से, मिट्टी का तेल, कोयला आदि के जलने से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर की अपेक्षा या अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है सभी जानवरों में। राइट आंसर ये होगा। बहुत लोगों ने डॉल्फिन और हाथी भी लगाया था, काफ़ी तथ्य भी पेश किए थे, लेकिन दरअसल आंसर चींटी ही सही था। उस वर्ष के 2016 के एक साइंस जर्नल में ये शोध छपा हुआ था। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। इसका आंसर ए वाला राइट आंसर है और सही भी है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? यूनिट पूछ रहा है, कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी। तो यूनिट कैसे निकाला था आप सबको मालूम होगा। तो 100 वाट जो वाट है उसको वाट गुणे घंटे बटे 1000 कर देते हैं तो यूनिट निकल आती है। तो 100 वाट हो गया, 20 घंटे हो गए, और 5 बल्ब हैं तो 5 का गुणा कर दिया, बटे 1000 कर दिया, तो वही आ जाएगा। तो 100 गुणते 20 गुणते 5 बटे 1000, 10 यूनिट आ जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? बदलेगी नहीं, कौन सी भौतिक राशि ये पूछ रहा है। तो ये समांग मिश्रण की बात कर रहा है, चीनी और पानी की बात कर रहा है। तो जब समांग मिश्रण होगा तो उसमें कभी भी याद रखिएगा समांग मिश्रण में आयतन नहीं बदलता है। डी वाला राइट आंसर होगा इसका।
चीनी और जल का विलयन समांग मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण में द्रव्यमान, घनत्व एवं सांद्रता परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन आयतन स्थिर होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं मिश्रण वैसे, समांग और असमांग। समांग मिश्रण उनको कहते हैं अगर दो पदार्थों का मिश्रण कर दें और उनको अलग अलग आप नहीं देख सकें तो उसको समांग मिश्रण कहते हैं, मतलब एक अंग हो गए, समांग हो गए। विषमांग मतलब उनको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे तेल और पानी को मिला दीजिए तो आप देख सकते हैं हाँ तेल ये है, पानी ये है ना। लेकिन नमक और पानी को मिला दीजिए, चीनी और पानी को मिला दीजिए तो अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, घोल बनने के बाद। तो ये समांग मिश्रण हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मोबाइल चार्जर होता है तो क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। डी वाला राइट आंसर होगा। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। क्यों? क्योंकि वह घर में प्रयुक्त 220 वोल्ट की धारा को 12 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है, तो अपचाई होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर मतलब ईंट पत्थर नहीं, यहाँ पे बात हो रही पत्थरी की, ठीक है, स्टोन की। तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका पाचन इससे प्रभावित हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बी वाला राइट आंसर है इसका, वसा का पाचन प्रभावित होता है। वसा का पाचन पित्त द्वारा होता है, तो पित्ताशय में बनता है। यदि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट द्वारा निर्मित पत्थर बनने लगते हैं तो वसा का पाचन नहीं हो पाता है। पूछता है कई बार कि ये जो पथरी होती है किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो यहाँ पर लॉजिकल प्रश्न था, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा था कि किस तरह से वसा का पाचन रुक जाता है, क्योंकि पित्त की थैली ही प्रभावित होती है, इससे पित्ताशय प्रभावित होता है, तो इस तरह से वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी तो विटामिन ए से होती है, रंजकहीनता नहीं है, हीमोफीलिया है। अच्छा, आनुवांशिक रोग नहीं है तो ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। रंजकहीनता हो गया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं, रतौंधी नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता आनुवांशिक रोग हैं जो जीन की खराबी से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट कारण के साथ चमकता है, किसके कारण? जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? कई बार प्रश्न आ चुका है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भी कई घटनाएं घटती हैं, मृग मरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण ही होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। उत्पाद हैं और स्रोत दिए हैं, कौन सा उत्पाद किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसमें अफीम जो है फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होती है। और हींग के बारे में तो लगातार पूछ ही रहा है 4-5 सालों से, तो हींग तो घुसा ही देता है। हींग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, खा के भी जाइएगा। तो अफीम जो है फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होती है, रबर तना से प्राप्त होता है, कुनैन छाल से। मैं आपको रटवा दे रहा हूँ, कई बार मैंने बताया हींग जड़ से। अगर आप फिर जाते हैं और फूल पत्ती कुछ लगा कर आ जाते हैं और उसके बाद क्लेम करते हैं तो फिर आपकी गलती है। तो हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से, ठीक है, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है और यही मलेरिया के इलाज में उपयोग लाई जाती है। ओके, तो बाकी ये इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्यों? क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, ठीक है। एंटीना का छोटा होना भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको मतलब कि हमको ज़्यादा सिग्नल प्राप्त करना है तो एंटीना जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो ये भी सही है पहला। दूसरा क्या है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, ये भी सही है, ठीक है। तरंगें इनसे लड़ करके विपरीत दिशा में या किसी अन्य दिशा में चली जाती हैं, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जाती हैं। तो तीनों ही महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि पहला वाला कारण होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कई आज के समय में कई ऐसे छोटे एंटीना बन गए हैं जिनकी क्षमता बढ़ा दी गई है, जिनमें कैपेसिटर बहुत ज़्यादा पावर के लगा दिए गए हैं, जिसके कारण छोटा होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कैपेसिटी रख रहे हैं सिग्नल प्राप्त करने की। जबकि वहीं अगर पुराने एंटीनास को आप देखें, बहुत बड़े बड़े होते थे, छतरी मॉडल, लेकिन वो उनमें सिग्नल खींचने की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती थी। तो पहला वाला राइट तो नहीं था, लेकिन आयोग ने तीनों को राइट माना है, तो राइट मानिए तीनों को भाई। डी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
यहाँ पूछ रहा है कौन सा किस नाइट्रोजन स्थिरी कारक किस फसल में उपयोग में लाया जाता है। तो नील हरित शैवाल धान का है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम ये मटर, बिल्कुल सही है। एजोटोबैक्टर गेहूँ कई बार पूछा गया है। एजोला भी धान ही है, मक्का नहीं है। तो डी वाला ही राइट आंसर नहीं होगा, डी वाला मतलब डी वाला ही राइट आंसर होगा। एक जली फर्न है एजोला, जिसका प्रयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। यहाँ पे दे रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो आपको पता है अनुकूल था क्या? तो बिल्कुल नहीं, अनुकूल नहीं था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। ठीक है, केवल जा ही जा रहा था, आ कुछ नहीं रहा था, हमें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा था। तभी तो थ्योरी दी थी, डे नॉववेल थ्योरी। ठीक है, धन के निस्यंदन का सिद्धांत किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। तो ए वाला तो गलत हो गया, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। दूसरा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, बिल्कुल सही है। अप्रतिफलित निर्यात मतलब निर्यात तो हो रहा था लेकिन उसका फल जो है यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा था। अंग्रेज जो है अपने हक में निर्यात कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ से कच्चा माल भेजा जाता था बहुत सस्ती दरों में, और वहाँ से तैयार माल को मन चाहे दाम में यहाँ बेचा जाता था। ठीक है, तो जिस तरह से चाहा उस तरह से लूटा। तो दूसरा वाला सही है, ए वाला गलत है। राइट आंसर होगा ए गलत, आर सही। डी वाला राइट आंसर है। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। 1813 के पश्चात आर्थिक निकास का स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक अप्रतिफलित निर्यात था। भारत के साथ व्यापार में असंतुलन स्पष्ट गोचर होता है, क्योंकि भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर दो प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक तो इंग्लैंड के लिए, दूसरा अन्य देशों के लिए, जिसका फल भारत को नहीं मिलता था। आयातों की दरें ज़्यादा थी। अतः ऐसी परिस्थिति के अध्ययन के बाद निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं था बल्कि प्रतिकूल था। बी एल ग्रोवर में साफ साफ ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किसके लिए? गाय के लिए है। गाय को अघन्या कहा गया है, जिसको मारा न जा सके। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन पूछा है, तो कन्हेरी की गुफाओं में, सी वाला राइट आंसर है। कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। कन्हेरी में 100 से ज़्यादा गुफाएं मिली हैं, जो महाराष्ट्र के थाणे जिले में स्थित है। यहीं पर अमोघ वर्ष प्रथम का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाली बोधिसत्व की प्रतिमा दर्शनीय है, जो सातवाहन शासकों के काल की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये भी सही है। दोनों ही सही था, तो ए और बी दोनों राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। एनसीईआरटी की जो कला की पुस्तक चलती है 11th-12th में, उसमें आप देखोगे तो साफ साफ दिया हुआ है ये चीज़। सी वाला राइट आंसर है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा कितने दिन तक? ये सीधे सीधे अनुच्छेद से प्रश्न है। 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा अधिकतम, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो इसका राइट आंसर आयोग ने हल की संख्या माना था, तो बी वाला राइट आंसर था इसका। ओके, अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का आधार था, जबकि इसी समय उत्तर भारत में जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी। अन्य प्रणालियाँ भी थी, कई जगह मिलता है, और इसी आधार पर लोगों ने चैलेंज भी किया था, लेकिन अंततः बी वाला हल की संख्या को ही माना गया। जेएन सरकार की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 190 में दिया गया है। निम्न विदेशी यात्रियों में से, ये देखिए कई पुस्तकों में कई कारणों, कई ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। अब ये थोड़ा सा आयोग के ऊपर रहता है कि वो किस पुस्तक के को देख करके बना रहा है प्रश्न, और यही कारण है कि कभी कभी आपके प्रश्न आपने कहीं से पढ़े होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ सही रहती है आपके हिसाब से, लेकिन आयोग अपने हिसाब से सही देता है और वो उसी को मानता है अंत तक। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ये जो है इसने जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी।
फ्रांसिस्को पल्सर्ट जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, जो डच व्यापारी था, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज नहीं था, डच था। निकोलो मनुक्की, या जिसको मनुची भी कहते हैं, इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। इसका जन्म 19 अप्रैल 1600, हालांकि जन्म उनमें से मतलब नहीं है। फ्रांक्वेस वर्नियर फ्रेंच चिकित्सक एवं यात्री था जो दारा शिको एवं औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। तो वर्नियर औरंगजेब और दारा शिको के शासन में आया था, जब दारा शिको और औरंगजेब थे, मुख्यतः औरंगजेब। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। गांधार कला, ये कुषाण, गांधार मथुरा कला दोनों कुषाण, जो भी आएगा लगा लीजिएगा। जूनागढ़ रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख पता ही है, तो चौथा हो जाएगा। मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद के प्रश्न मिलिंडर 1 वाला सही है। तक्षशिला लेख, ये पतिक से संबंधित है, तो डी का 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। हुसैन शाह शर्की अंतिम शर्की शासक जौनपुर का था, जिसे बहलुल लोदी ने परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विभिन्न शासकों के नाम दिए अंग्रेज जो गवर्नर थे, और किस युद्ध में कौन रहा था, यही दिया है। और इसमें से हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध में था, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, बिल्कुल गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हेस्टिंग्स था, ठीक है, JR हेस्टिंग्स था उस समय, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी वाला ही राइट आंसर है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के 1764 में था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1814 से 16 आंग्ल नेपाल युद्ध में। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था 1798 से 99। वहीं FR हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में था 1817-18 के समय। अब ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर दिए हैं, उनका प्रतिमा लक्षण या प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, आपको पहचान करना है और मिलान करना है। तो आदिनाथ, इनका जल कलश है, A का 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं A का 1 होगा, वृषभ। आदिनाथ का वृषभ है, A का 1। मल्लीनाथ का होगा जल कलश, मल्लीनाथ का था, ठीक है। पार्श्वनाथ का सर्प था और शंभोनाथ का अश्व था। तो पार्श्वनाथ को आप देखते होंगे, सर्प उनके सिर पे भगवान शिव की तरह मिल जाएगा, फन फैलाए हुए। बाकी आदिनाथ का वृषभ है, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ के सर्प हैं, शंभोनाथ के अश्व हैं। कुछ कुछ संभव शब्द जो है ये अश्व से मिलता जुलता है भी, इस तरह से आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 4 3 2, तो राइट आंसर A हो जाएगा, 1 4 3 2। बराबर की पहाड़ी गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर की पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है। तो पहला कथन है बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है, चारों के नाम भी याद रखिएगा। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यह भी सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों, जो आजीवक थे, आजीवक संप्रदाय जो है, उनको समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसापुर 6ठी शताब्दी के हैं, ये गलत है क्योंकि 3री शताब्दी ईसापुर के हैं। अशोक और उनके जो पौत्र थे उन्होंने ये बनवाया था, इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो डी वाला ही राइट आंसर है, डी वाला गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। तीनों को एज ए फैक्ट ही याद रखिएगा। बराबर की गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई हैं, जो ईसापुर 3री शताब्दी की हैं। बराबर गुफा जहानाबाद जिला अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा आजीविकों को समर्पित बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं बनाई गई। कौन? लोमश गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं, इनका नाम भी याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसापुर का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, बी वाला राइट आंसर है, जिसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर आदि आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि GB मैकाले नहीं, लॉर्ड मैकाले उनका नाम है, उनके नाम का यहाँ पे गलत GB मैकाले दे दिया था, जबकि उनका सही नाम था TB मैकाले।
तो इसको भी लोगों ने चैलेंज किया था, अंततः माना था आयोग ने ये बात। तो बी वाला ही राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। हालांकि इसका कोई राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो मैकाले ही होंगे, ठीक है। अगर यहाँ जीबी न करके मैकाले दे देते तो तब आप चैलेंज ना कर पाते। यहाँ जीबी दे दिया इसलिए कर दिया। तो जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो बी वाला राइट आंसर था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? बहुत प्रचलित भी है ये जो कहानी है। और 1303 में किसका शासन था? आपको याद होगा, इल्तुतमिश थे नहीं, तुगलक थे नहीं, बलबन थे नहीं, अलाउद्दीन खिलजी थे। सी वाला राइट आंसर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको कालखंड आपको मालूम रहेगा तो ही हल हो जाती हैं। निम्नलिखित युगों में से देखिए, ये भी लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन सा विद्रोह सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पाबना सही है 1873, दक्कन किसान विद्रोह भी सही है 1875, सन्यासी विद्रोह 1770 के आसपास हुआ था, ये गलत है। कोल विद्रोह भी 1830 के आसपास हुआ था, 2830 के आसपास, तो डी वाला भी गलत है। तो सी और डी इसका राइट आंसर दोनों होगा, दोनों ही सही सुमेलित नहीं है और आयोग ने माना भी इसका 2 ऑप्शन ही होगा। हाँ, सी और डी दोनों सही नहीं है। सही सुमेलन क्या है? पावना विद्रोह सही है, दक्कन किसान विद्रोह सही है, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1780 के बीच, कोल विद्रोह 1831-1832 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम जो आया था उसका घोर विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, जिसका मूल कारण था हिंदू मुस्लिम धार्मिक विधि से विरोध एवं शासक वर्ग का मनमानापन। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इन सभी जगहों पर किए हैं, आप अगर गूगल सर्च करें तो भी आपको मिल जाएंगे। तो डी वाला राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो स्वराज दल 1923 में बना था, उसका केंद्रीय विधानसभा में समर्थन किया था। तो स्वराज पार्टी का केंद्रीय विधानसभा में जिन्ना के स्वतंत्र साथियों ने समर्थन कर विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष चुनवाने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद चित्तरंजन के सूत्र का गलत अर्थ निकाले पृथक निर्वाचन का विरोध स्वराज दल द्वारा किया गया, जिससे दोनों पक्षों में मतभेद हो गया। अंग्रेजों द्वारा इसे और भड़काया गया, अंततः द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंड या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना की? तो 1905 में की थी, पुणे में की थी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई स्थानों पे जो जातीय सरकार है उसका गठन हुआ था, ठीक है। लोगों ने वहाँ पे सरकार बनाया था, समानांतर सरकारों की स्थापना की थी। तो इसमें मिदनापुर में स्थापित सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये 1942 में बनाया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसका बहुत इजी था आंसर देना, डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि साइंटिस्ट थे, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, सी वाला राइट आंसर है। तो मेरठ षड्यंत्र में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने की आशंका में अंग्रेज सरकार द्वारा 32 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रिट, बी.एफ. ब्रैडली एवं एल. हचिनसन भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, एम.सी. छागला, एम.ए. अंसारी ने पक्ष रखा तथा आइंस्टीन, वेल्स और लास्की एवं रूजवेल्ट ने आरोपियों का लेखों द्वारा समर्थन किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट करना है। तो इनमें जो है चंपारण तो पहले ही हो गया था 1917 में, बिहार में गांधी जी ने किया था, पहला आंदोलन भी था उनका। और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ अहमदाबाद मिलन और हड़ताल हुई थी। आप एक कोड से याद रखिएगा, चाखेड़ा, जैसे चंपारण और से अहमदाबाद फिर खेड़ा, तो लास्ट में खेड़ा था। तो दोनों 1918 में हुए थे। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल
ये सबसे हुआ चंपारण के बाद, फिर उसके बाद खेड़ा हुआ और अंत में 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। तो इसका हो जाएगा 2-4-3-1, 2-4-3-1, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे पहले 1952 में गठन हुआ था। राज्यसभा लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। इसमें राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ सबसे पहले, एवं प्रथम बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई। तब से राज्यसभा संचालित हो रही है, आज तक विघटित नहीं हुई, न तो विघटित की जा सकती है। कहीं भी राज्यसभा का विघटन के बारे में जिक्र नहीं है, लोकसभा का ही विघटन होता है। यह उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 245 सदस्य ही हैं, 5 जो निर्वाचन होना चाहिए सदस्यों का वो नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता के बाद जून 1990 में पहली बार इसका गठन हुआ और प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। वर्ष में 3 बार बैठक होती है इसकी, पूछता है ये भी, जिसमें प्रधानमंत्री, उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य एवं संघराज्य के मुख्यमंत्री एवं संघराज्य के प्रशासक सम्मिलित होते हैं। बैठक की गढ़पूर्ति के लिए 10 सदस्य अनिवार्य हैं। अध्यक्षता प्रधानमंत्री अथवा उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री करता है, नियुक्त कैबिनेट मंत्री करता है। सलाहकारी जो होते हैं वो संस्तुति करते हैं। ये सलाहकारी संस्तुति होती है, इनकी संस्तुति बाध्यकारी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा। मैंने इसीलिए अनुसूची वाला जो वीडियो बनाया था, एक बार फिर मैं कल दे दूंगा। आप अनुसूची वाला कायदे से देखिएगा, एक एक चीज़ मैंने बताई है इसीलिए। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये गलत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अलग से दिया हुआ है संविधान में, तो यहाँ पर तीसरा वाला ही गलत होगा। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये सही है। ठीक है, विधायक सांसद सबका है, लेकिन राष्ट्रपति ये नहीं है। 3 वाला इसका मतलब कि इसमें पूछ रहा है क्या उपबंधित है तीसरे में, तो 1, 2 और 4 राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के साथ शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा में जो वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 99 में इसका प्रावधान है। जो नवनिर्वाचित सदस्यों में वरिष्ठतम सदस्य को सम्मान देने की परंपरा अभी बन गई है। लोकसभा के विघटित होने के बावजूद भी पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। आसान सा प्रश्न है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो पहला वाला ही, ये पहला वाला क्या हो गया? सही है। दूसरा, विधान मंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, हिस्सा है। जिस तरह संसद में राष्ट्रपति भी शामिल है, इसी तरह विधानमंडल भले सदस्य नहीं है, तो विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल का हिस्सा है राज्यपाल भी। तो दूसरा वाला गलत है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मनोनीत करने का अधिकार है, तो तीसरा वाला सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, गलत है। क्षमादान की शक्ति डायरेक्ट मिली हुई है, न्यायिक शक्ति क्यों नहीं है? तो पहला और तीसरा वाला सही है, बाकी गलत। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, हालांकि ये पूछ रहा है प्रश्न कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, जीवन का जो अधिकार प्रदान करता है उसमें नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, बिल्कुल उसका अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, इससे सुरक्षा, ये भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है।
पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। ठीक है, इसको भी रोका गया है। मृत्यु दंड, देखिए यहाँ पर अगर हत्या होती, आत्महत्या होती तो ये सब चीज़ें दायरे में आता, लेकिन मृत्यु दंड दिया हुआ है तो मृत्यु दंड विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए डी वाला जो है ये राइट आंसर होगा, मतलब डी वाला इसके दायरे में नहीं आएगा। तो मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायले को तत्काल चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है एवं घायल को इस प्रकार सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में ये कहा गया था। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होना मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंगेज अगेंस्ट वुमेन 1779 एवं बीजिंग घोषणा पत्र को भी न्यायालयों को विचार करना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में ये बात कही गई थी। वहीं सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, जबकि मृत्युदंड नहीं है। ठीक है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भारत के सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश भी रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में। ये ने बहुमत के निर्णय को सुनाते हुए कहा था कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह संवैधानिक है, क्योंकि आईपीसी की धारा 354(3) में मृत्युदंड दिए जाने के लिए विहित प्रक्रिया अयुक्तियुक्त और अन्यायपूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करती। अतः इसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद नहीं दाखिल किया जा सकता इसके अगेंस्ट में। हम ये भी कह सकते हैं इसके उलट कि मृत्युदंड देने का अधिकार जो मिला हुआ है सरकार को, वो किस अनुच्छेद से मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 21 से ही मिला हुआ है। ठीक है, यही कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य एक क्लेम कर देती है कि नहीं, हम तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा मृत्युदंड दे रहे हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, यही गलत है। संवैधानिक तो है नहीं, गैर संवैधानिक संस्था है क्षेत्रीय परिषद। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, सही है। यह एक परामर्शदाती संस्था है, बिल्कुल सही है। तो क्षेत्रीय परिषदें जो कि संख्या में 5 हैं, कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। जैसे केंद्रीय, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में संसद द्वारा पास किया गया था, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। इसकी राय परामर्शकारी है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। लेकिन संविधान होने का मतलब नहीं है कि ये लोकतांत्रिक होगा। अर्थात चाइना में भी संविधान है, कई अलोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ संविधान होता है। तो संविधान होने का ये अर्थ नहीं होता है कि वहाँ लोकतंत्र होगा ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन संविधान का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ पे लोकतंत्र होगा। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी वाला राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो संसद को विशेषाधिकार 2 प्रकार के हैं। एक संसद सदन को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो सदस्य हैं उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो इसमें कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ये चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये सामूहिक है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सामूहिक है। ठीक है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो मिली हुई है दोस्तों, ये सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत ये विशेषाधिकार है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। तो विशेषाधिकार तो है लेकिन व्यक्तिगत है, तो सी वाला ही राइट होगा। सी। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 105 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में।
और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में दिया गया है। अनुच्छेद 105 के अनुसार साक्षी के रूप में न उपस्थिति से स्वतंत्रता व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, न कि सामूहिक विशेषाधिकार। शेष विकल्प सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार लोकसभा नियम 248 तथा राज्यसभा नियम 265। चर्चा बहस की प्रक्रिया की स्वतंत्रता, जिसको कहीं भी नहीं उठाया जा सकता सिवाय संसद के आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सब जो है सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहाँ से राज्यों का संघ होगा, कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो जो अर्धसंघात्मक जो व्यवस्था है कनाडा से ली गई है। तो राज्यों का संघ की संकल्पना कनाडा से ली गई है। इसको कनाडा न लिख करके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम लिखा गया है। तो सी वाला राइट आंसर है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितना है? तो कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 20 सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। बी वाला राइट आंसर है। ओके, अब विभिन्न यहाँ पे संशोधन दिए गए हैं, उनमें क्या किया गया यह दिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन कर दिया गया, सीमित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? 38वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से, पहले मूल अधिकार में आता था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, किसके द्वारा? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976। एक ही बार संशोधन हुआ है उद्देशिका में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2 क्या समान है यहाँ पर? भारत अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो ऐसा कुछ अमेरिका में है नहीं। अमेरिका में पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था लागू है। राज्यों को अलग अधिकार दिए गए हैं, केंद्र के पास अपने अलग अधिकार हैं। दोनों अपने अधिकारों का सीमा जो है उसी सीमा में अपना कार्य करते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, तो ऐसा कुछ भारत में है नहीं। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसा कुछ नहीं कि राज्यों के पास है। दूसरा वाला गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये सही है। अमेरिका में भी पॉकेट वीटो है, भारत में भी पॉकेट वीटो है, और ये दोनों चीज़ें समान हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ऐसा कुछ अमेरिका में नहीं पाया जाता है। भारत में है कि यहाँ पे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उस सदन में, राज्यसभा में। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका केवल तीसरा वाला ही राइट आंसर होगा, केवल 3 ए वाला राइट आंसर होगा। अवशिष्ट शक्ति की व्यवस्था भारत एवं ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था के समान है। वहीं उच्च सदन में सदस्यों के मनोनयन का अधिकार आयरलैंड से ली गई व्यवस्था के समान है, ठीक। जबकि पॉकेट वीटो की शक्ति यूएसए एवं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में समान है। अगला प्रश्न है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करता है? ये तो आपको मालूम है, पहला वाला राइट आंसर है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ऐसा कुछ नहीं है। आदर्श आचार संहिता एक परंपरा चली आ रही थी, जो समय समय पे सुधार हुए। बाद में इसको जो है जितना वर्णन था, जितनी भी चीज़ें थी, सबको एक करके एक चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन नाम था उनका, उन्होंने इसको क्या किया, आदर्श आचार संहिता के रूप में प्रवर्तित कर दिया था, ठीक। तो ये दूसरा वाला गलत है, ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य, आर असत्य, सी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो देखिए, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। आपको पता है न्यायिक पुनरीक्षण की सीमा जो है वो विधि शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ लगाया जाता है, राज्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लगाया जाता है। राज्य द्वारा जो विधि निर्माण किया जाता है इसका व्यापक अर्थ लगाया जाता है, न कि सीमित अर्थ लगाया जाता है। तो ठीक है, तो किसी भी विधि का, अधिनियम का, नियम का, कानून का अगर ऐसा लगेगा कि यह, या प्रत्यायोजित विधान भी हो, लगेगा कोर्ट को, न्यायालय को कि ये संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो वह उसे शून्य घोषित कर देगा, ठीक।
किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो किसी भी प्रकार से जनहित याचिका तक आ गई। ये न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, इसी का विस्तार है ये सब। ठीक, तो ए वाला तो बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उधार की वस्तुएं मतलब विभिन्न देशों से ली गई हैं। ठीक है, तो BN राव जिन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण किया था, प्रारूप समिति तो बाद में बनी थी, तो BN राव ने ही ये सारी चीज़ें विभिन्न देशों से, कंट्रीज से इकट्ठा करके ली थी। बाद में इसमें विचार हुआ, अंततः अंबेडकर साहब ने कहा भी कि भले ही विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया हो, इसलिए आरोप लग सकता है कि हमने बाहर से उधार लिया है, लेकिन हमने केवल अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया है। जो वहाँ की बुराइयां हैं, जो वहाँ की नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको छोड़ दिया है, या जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया है। और जो भी हमने चीज़ें ली हैं वो जो भारत की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप हैं। ठीक है, तो अपना संविधान इसीलिए सबसे अलग तरह का यूनिक संविधान माना जाता है विश्व में। और आपको ये भी पता होगा भारतीय संविधान में 2/3 या उससे ज़्यादा अनुच्छेद जो उसमें मतलब जो भी प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान लिए गए हैं, वो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसी से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। तो इसलिए उधार की वस्तुएं, कारण आर सही है, ए गलत है। तो डी वाला राइट आंसर होगा, ए गलत है, आर सही है। सरकारी आयोग से अक्सर प्रश्न आता है, केंद्र राज्य संबंध मिलान करने के लिए भी आता है, लेकिन ये भी प्रश्न पूछा गया था, अच्छा प्रश्न था कि कौन सरकारी आयोग का सदस्य था इनमें से। तो इनमें से डॉक्टर SR सेन सरकारी आयोग के सदस्य थे। तो तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। सरकारी आयोग केंद्र एवं राज्य के समन्वय से संबंधित था, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जो 9 जून 1983 में गठित किया गया था। इसके सदस्य कौन थे? श्री B सेवरमन और डॉक्टर SR सेन। तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा आप। जनवरी 1988 में 1600 पेज की रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, जिसमें 19 अध्याय एवं 247 सिफारिशें हैं। मदन मोहन पुंछी आयोग या पुंछी आयोग भी कहा जाता है, केंद्र एवं राज्य से संबंधित था। के हनुमंतैया कर्नाटक के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ। ये विभिन्न राज्य हैं, उनके राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी हुई है। तो गुजरात में कितने हैं? 11 सदस्य हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं, उड़ीसा में कितने हैं? 10 राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो बैल पूंजीपति कौन होते हैं? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। तो सी वाला राइट आंसर होगा, जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वो धनाढ्य नहीं है। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विभिन्न प्रस्ताव हैं और किसके लिए लाए जाते हैं? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो निरुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। तो एक मुख्यतः जो है ये क्या किया जाता है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए, ऐसा इसमें इस प्रस्ताव में मांग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की किसी योजना का पूरी तरह से आलोचना करना। मित व्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है या घटाए जाने की मांग की जाती है। घटाई नहीं जाती है, घटाने जाने की मांग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी विशेष विषय पर चर्चा करना और सरकार की आलोचना करना। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए। इसका भी मुख्य उद्देश्य होता है कि कुछ मुख्य बातों का इसमें या तो शामिल कर ले सरकार, जो विपक्ष कहना चाहता है, या फिर विपक्ष सरकार की आलोचना करना चाहता है। तो नीति निर्मोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। ठीक है, या ये योजना ही समाप्त कर दी जाए, इतना तगड़ा विरोध होता है। दूसरा, मित व्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ऐसी मांग की जाती है। वहीं सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, इसका डिमांड किया जाता है। तीनों सही है। चौथा वाला लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये गलत है। पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है। पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए जो मांग होती है उसको अनुदान की मांग कहते हैं। लेखानुदान क्या होता है? ये 2 महीने के लिए होता है, परंतु चुनावी वर्ष में जब चुनाव होता है तो अधिकतम 4 मास के लिए हो सकता है। यह कभी भी वित्तीय वर्ष के लिए पूरा नहीं होता है। शेष सभी प्रस्तावों में बजट में कटौती की जाती है। अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान पारित करके एक अग्रिम राशि मंजूर करती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं होता है।
नीचे 2 कथन दिए गए। देखिए यहाँ से आपको लग रहा होगा बहुत पुराना प्रश्न पूछ लिया, लेकिन आपको बता दूं कि आर्थिक समीक्षा में जब किसी पुराने आंकड़े का जिक्र होगा तो 50 साल भी पुराना आंकड़ा हो वो बहुत रिलीवेंट हो जाता है। तो यही पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी, जो कि सही है। स्वास्थ्य नियोजन के भी, अब इसके लिए आपको आर्थिक समीक्षा उस वर्ष की पढ़नी पड़ेगी, उस वर्ष आर्थिक समीक्षा में इसका जिक्र था। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, सीधे सीधे निष्कर्ष में यही चीज़ थी। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये छुआछूत का जो है नगरीकरण से कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य नियोजन का छुआछूत से कोई संदर्भ नहीं है। छुआछूत ये सामाजिक जो एक प्रकार से कहते हैं कि अज्ञानता होती है, इसके कारण ज़्यादा होती है। जैसा कि आपने देखा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी में सामाजिक दूरी बनाए जाने के लिए कहा गया, जो हमारी जिम्मेदारी थी स्वयं की। तो ये मेन रीज़न होता है, न कि ये। तो दोनों अलग अलग सही हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। बी वाला राइट आंसर होगा। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो ब्रिक्स बैंकों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में स्थापित किया गया है 2014 में। फोर्टालेजा और ब्राज़ीलिया शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण में एनडीबी की स्थापना का निर्णय लिया गया था। विभिन्न योजनाएं हैं, उनका समयानुक्रम द्वारा व्यवस्थित करना था, लेकिन इसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को हुई थी लॉन्च। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को, और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। तो विकल्पों में से कोई विकल्प सही होगा नहीं। अगर इसके स्थान पे 4312 होता, ठीक है, 4312 ये होता पहला वाला ऑप्शन, तो सही होता ए वाला। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो ये केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। तो बी वाला, सी वाला ही राइट आंसर है इसका। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य कितना था? ये 11वीं योजना का पूछ रहा है, फिर पूछ सकता है, लक्ष्य पूछ रहा है, किसी भी योजना का लक्ष्य पूछ सकता है। तो 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ ये लक्ष्य था, और कुल प्रजननता दर को 2.1 तक नीचे लाना था, TFR को, ठीक है। ये विभिन्न लक्ष्य थे, आप चाहें तो देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित था, ठीक है, उस वर्ष का प्रश्न था। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी से, तो सभी प्रकार से स्टार्टअप से विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो वैश्विक लिंग सूचकांक में कौन कौन से प्राचल हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक सशक्तिकरण है, ठीक है, जबकि आराम इसमें सम्मिलित नहीं है। ये देखने से भी लग रहा है डी वाला राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटक चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ये बी वाला नहीं है, सूफी चक्र नहीं, बाकी विरासत चक्र, रामायण चक्र, तटीय चक्र, ये सब हैं, ठीक है। तो जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ किया गया था स्वदेश दर्शन योजना, जिसमें विरासत चक्र, रामायण चक्र, तटीय चक्र भी है, हिमालय चक्र है, मरुस्थल चक्र है, कृष्ण चक्र आदि था, लेकिन सूफी चक्र इसमें शामिल नहीं था। ये NFHS 3 का आंकड़ा पूछा है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत पुराना हो गया। ऊर्जा गंगा परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा गंगा परियोजना, अगर आपने योजना पढ़ी होगी तो आप आराम से लगा देंगे, नहीं पढ़ी तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, सही है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। ईरान से भारत तक फैली है, गलत है, तो तीसरा वाला गलत है, ठीक है। ऊर्जा जो गंगा परियोजना है एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसका पहला और दूसरा ही सही है, ईरान से भारत तक नहीं फैली है ये। और भी महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रारंभ या नींव, इसकी आधारशिला मोदी जी ने 2016 में रखी थी। कहाँ पर रखी थी? वाराणसी में रखी थी। और इसके तहत 2018 तक ये लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को 2500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जोड़ने वाली इन दोनों को, ठीक है। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये योजना लागू की जाएगी। पूर्वी भारत के 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसमें शामिल होंगे। ये 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो बी में, मतलब कि 1995 में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1995 में गरीबी को अत्यधिक गरीबी एवं कुल गरीबी 2 रूपों में परिभाषित किया गया था। तो जनधन योजना तो 2014 में ही चली थी, तो 2014 की है योजना, बाकी तीनों योजनाएं 2015 की हैं। डिजिटल जेंडर एटलस ये 2015 का मार्च का है, 2015 का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये मई 2015 की है। मुद्रा बैंक अप्रैल 2015 का है। तो इसका हो जाएगा कालक्रमानुसार देखा जाए, सबसे पहले 1, फिर 1 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर 3, 1 2 4 3, पहला वाला ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये डी, कोपेनहेगन में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 2015 में गरीबी सम्मेलन के नाम से आयोजित हुआ, जिसका आयोजन यूनेस्को द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी का निवारण, रोजगार वृद्धि, सामाजिक एकीकरण था। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? पूरक आहार दिया जाता है, रोग प्रतिरक्षण दिया जाता है, टीके तो लगाए जाते हैं। तो आंगनबाड़ी में जो जो आप देखते हो वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। बच्चों को निःशुल्क पुस्तक और विद्यालय पोशाक का वितरण बिल्कुल नहीं, ये प्री स्कूलिंग से संबंधित है। ठीक है, स्कूल से पहले की यहाँ पर आपकी शिक्षा वगैरह जो भी होता है स्कूल के पहले की चीज़ें होती हैं। कहानी कविता सुनाई जाती है, यहाँ पर पुस्तकों और विद्यालय की पोशाक से कोई मतलब नहीं है। तो सी वाला जो है, विद्यालय के बच्चे जब आते ही नहीं है तो विद्यालय से क्या मतलब है? तो सी वाला ही राइट आंसर होगा, गलत है ये। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ये सही है। तो समन्वित बाल विकास या ICDS या एकीकृत बाल विकास योजना 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई योजना के द्वारा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, प्री स्कूलिंग शिक्षा जिसको बोलते हैं। ये विभिन्न योजनाएं हैं, इनके उद्देश्य क्या क्या हैं पूछा है। उदय का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करना, सही है। हृदय विरासत वाले शहरों, 12 विरासत शहर जो हैं उनका संरक्षण, पुनर्जीवन, बिल्कुल सही है। अमृत योजना शहरों में मूलभूत संरचना का सुधार, बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल से संबंधित नहीं है, स्वच्छता से संबंधित है। गली, सड़क, मोहल्ले, निर्माण वाले स्थान आदि साफ सुथरा रहें। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? ODF, ठीक, अर्थात जो शौच, जो खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना, ये मुख्य लक्ष्य था इसका। तो डी में शुद्ध पेयजल नहीं शामिल है, बाकी सब शामिल हैं। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पुराना हो गया है। चक्रव्यूह चुनौती किसे माना गया है पूछा था। तो हालांकि मान लीजिए कभी जिक्र हो जाए या कभी मेंस में लिखना हो, तो इसमें चक्रव्यूह चुनौती क्या माना गया था? बहुत रोचक था। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निकल करके निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। ठीक है, जहाँ पर कुछ लोगों का बाजार पर नियंत्रण है। तो सी वाला राइट आंसर था इसका, चक्रव्यूह चुनौती। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? इसमें सियाचिन हिमनद सबसे विशालतम हिमनद है। सासाइनी को कई लोगों ने लगाया था, क्लेम भी किया था, कई जो पुस्तकें हैं उसमें दिया भी है, गलत है। तो इसका सियाचिन ही राइट आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद है ये जो सियाचिन हिमनद है, विश्व का विशालतम हिमनद। ओके, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो शीत और गर्म जल धारा का हमने आपको बताया है। हम बोले कि ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा, ये भी बताया है। और आपको गर्म जल धारा सुषमा क्यों गल्फ बहाए, तो उससे आपको याद रहेगा हमेशा, यहीं से हर प्रश्न आएगा। तो ईजिली अब आप कर लोगे। 84वां का डी जो है अगुलहास की धारा। ठीक है, ये जो है बहाए, अ में अगुलहास ही आता है। तो ये गर्म जल धारा है, ठंडी नहीं है। बाकी कनारीज, हम्बोल्ट, ओया शियो, ये क्या हैं? शीत महासागर की जलधाराएं हैं। तो कनारीज अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है।
जो पेरिवियन धारा के नाम से भी जाना जाती है, पीरू की धारा भी बोलते हैं इसको। आयोशियो जलधारा ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में चलती है, जबकि अगुलहास जलधारा एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में बहती है। विभिन्न दर्रे हैं, किस राज्य में स्थित हैं? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिक्किम में है नाथुला, बाकी सब सही है, मेघालय में नहीं है। तो शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश सही, नाथुला ये सिक्किम में, मेघालय में नहीं है, जोजिला जम्मू कश्मीर सही है। तो इसका सी वाला ही राइट आंसर होगा, सी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। विश्व के दूसरे बड़े बड़े हेलीपोर्ट और समुद्र में तेल निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण जहाजी बंदरगाह सेवा के कारण एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से मिली हुई है, लगी हुई है? इस बार का भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। इजराइल को कई बार मैं दिखा चुका हूँ आपको मानचित्र में, विशेषकर जो भूगोल का खेला हो बे सीरीज चला रहे थे उसमें दिखाया था हमने। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये इसके अलावा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मृत सागर, फिलिस्तीन, मिस्र, ये सब इजराइल देश की सीमा से लगे हुए हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? इनमें से कोलंबिया पठार सबसे बड़ा पठार है यूएसए का, तो डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, कोलोराडो है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा पठार माउंट कोलोराडो है, न कि कोलंबिया। तो सी वाला ही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा, इसको सही कर लीजिए। कोलोराडो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है, कोलंबिया 2,50,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये थोड़ा सा विवादित है, अक्सर कई नए नए आंकड़े आते रहते हैं। फिलहाल आयोग ने भी कोचीन माना था, कोचीन ही मान के आपको चलना होगा। इसकी गहराई 13.8 मीटर है। निम्नलिखित शैल क्रमों में देखिए, यहाँ पर पूछा नहीं था विशाखापट्टनम, ये महत्वपूर्ण बात है। तो लोगों ने क्लेम किया था कि ये डिलीट होना चाहिए क्योंकि इसमें विशाखापट्टनम पूछा नहीं है। तो मुझे याद नहीं, शायद ये डिलीट हो गया था। इसका भारत का सर्वाधिक गहराई वाला निम्न में से कौन पूछा होता तो कोचीन होता, लेकिन भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह ये विशाखापट्टनम इसका आंसर होना चाहिए था। फिलहाल कोचीन माना था। निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 90% कोयला मिलता है, जबकि धारवाड़ धात्विक तत्वों के लिए जाना जाता है। तो गोंडवाना क्रम वहाँ कोयला के लिए फेमस है, डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है पूछ रहा है। ये भी थोड़ा विवादित था। तो सेलम जो है ये कच्चे माल के समीप नहीं था, लेकिन आयोग ने ये आंसर डिलीट कर दिया था। इसका आंसर डिलीट कर दिया था। इसका पहले आंसर दुर्गापुर माना था आयोग ने, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया था इन्होंने। जबकि सेलम का जो सेलम और विशाखापट्टनम दो जगह जो संयंत्र बने थे, लोहा इस्पात कारखाने बने थे, साफ साफ लिखा हुआ है, आप इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देखो कि ये कच्चे माल के क्षेत्र से दूर हैं। फिलहाल ये डिलीट कर दिया था। इसका उत्तर सेलम ही होना चाहिए था। लाल सागर एक उदाहरण है, तो ये अक्षय द्रोणी है, अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी घाटी का निर्माण होता है, जबकि अपर्दन की क्रिया द्वारा अपर्दित घाटी का निर्माण होता है, और ग्लेशियर द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। लेकिन लाल सागर एक अक्षय द्रोणी का निर्माण करता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता है, मित्र पर गमछा झार, इससे अच्छा क्या होगा? तो इसमें ए वाला 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में पहाड़ीय जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो पहाड़ियों के क्रम के अनुसार पहाड़ीय जातियाँ भी हैं। तो सबसे पश्चिम में है गारो, फिर उसके पूर्व में खासी, फिर उसके पूर्व में जयंतिया, और अंत में नागा है, नागा हिल्स के पास। तो इसका सी वाला राइट आंसर होगा। गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में है, नागा हिल जो कि नागालैंड में है, जहाँ नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न तापगृह हैं, ठीक है, विभिन्न नाम दिए हैं, किससे संबंधित है पूछा गया है। तो इडुक्की, सबरगिरी, घाट प्रभा, रामगंगा, आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा। पहला इडुक्की तो जल विद्युत परियोजना है, तापी शक्ति गृह नहीं है, गलत है ये। दूसरा सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, कर्नाटक में, सही है ये। रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तर प्रदेश में, तो ये
2, 3, 4 सही होगा, राइट आंसर है। इडुक्की कहाँ है जल विद्युत परियोजना है? पेरियार नदी पर, केरल में। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है कक्की, पंबा नदी पर, केरल में ये भी है। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी पर सिंचाई परियोजना है कर्नाटक में। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना जो सिंचाई जल विद्युत इत्यादि में प्रयोग लाई जाती है, रामगंगा नदी पर है, जो गंगा जी की सहायक नदी हैं, उत्तर प्रदेश में है। जलप्रपात हैं विभिन्न नदियों पर, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें दूध सागर जो है मांडवी नदी पर स्थित है, दूध सागर मांडवी में। डुडुमा जो है मच्छकुंड में, गोकाक घाट प्रभा में, और जोग जो है गुरसप्पा जिसको बोलते हैं शरावती नदी पर, कई बार आपने देखा भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विभिन्न देश हैं, उनकी राजधानी दी है। इसमें मालदीव की राजधानी गलत है, मालाबो नहीं बल्कि माले है। बाकी गिनी बिसाऊ की बिसाऊ है, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की मानागुआ है। तो डी वाला राइट आंसर है। कहाँ पर कौन, देखिए अभी उस दिन हमने आपको बताया विभिन्न स्थान पे कौन सी स्थानांतरी खेती प्रसिद्ध है, किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे बोलते हैं इसको, या वालगेरे बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया या डाहवा दोनों नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, बी वाला राइट आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 4, 3, 2, 1 नहीं, ए वाला राइट आंसर होगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 होगा ए वाला राइट आंसर। ठीक, हाँ ए राइट आंसर है। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डाहिया। विभिन्न एल्युमिनियम कंपनी है। देखिए वहाँ आपने देखा होगा सदाबहार वीडियो में, आपको कम से कम 15-20 प्रश्न तो उसी वीडियो से मिल जाएंगे हर परीक्षा में, अगर वो वीडियो आप ध्यान से देखते हो, PDF बार बार पढ़ते हो। तो बाल्को कहाँ पे है? बाल्को कंपनी कोरबा, ये सभी एल्युमिनियम कंपनियाँ हैं। ये कोरबा में है छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को रेणुकूट में उत्तर प्रदेश में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये है हीराकुंड में। ठीक है, हीराकुंड मतलब उड़ीसा में। और नाल्को कहाँ है? ये है कोरापुट में। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। ये विभिन्न नगर हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं ये आपको बताना है। तो खार्तूम जो है नील नदी के किनारे स्थित है। ब्राजावेले जो ब्राज़ील में है, जायरे नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडम ये जो है राइन नदी के किनारे स्थित है, रॉटरडम। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। सेन लिखा है, सीन नदी होगा, सीन नदी के किनारे स्थित है। लेकिन इसका राइट आंसर पूरा अगर मिला लीजिए तो ए वाला हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। खार्तूम नील नदी के, ब्राज़ावेले जैरे, रॉटरडम राइन नदी और पेरिस सेन नदी के किनारे स्थित है। ये निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो लुडविग्स नहर है, दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। वोल्गा दोन नहर वोल्गा रिवर और डॉन रिवर को जोड़ती है। यह रूस में बहने वाली नहर है वोल्गा दोन। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में स्थित है, जो बी वाला है। और सफ़ेद सागर नहर यह रूस में स्थित है। रट लीजिएगा इन चीज़ों को, किसी दूसरे रूप में पूछा जाता है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। कहवा की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है और कहवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। वहाँ इन्हीं बागानों को फजेंडा कहा जाता है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। कहाँ? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यह पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। हैली नेशनल पार्क भी इसको बोलते थे पहले। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी जितनी होगी उतना ही वर्षा होगी। तो बी वाला
राइट आंसर है। तो वर्षा नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये वर्षा की मात्रा पूछ रहा है। तो मात्रा, जितना वायुमंडल में नमी होगी, जितना पानी होगा भैया, उतनी ना वर्षा होगी। बी वाला राइट आंसर है। विभिन्न वन हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय वन, शंकुवृक्ष वन, कक्ष वनस्पति और पतझड़ वन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है केरल में पाए जाते हैं, साइलेंट वैली, वहाँ पर ये परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। शंकुधारी वन जहाँ ठंडा होगा, हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएगी भैया, तो सुंदरवन में पाई जाएगी। कच्छ में मत जाइए, गुजरात में मत घुस जाइएगा। कच्छ वनस्पति मतलब कच्छ जैसी वनस्पति, कहाँ, मैंग्रोव वनस्पति जो कि है। तो सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति है। पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, जो बच्चा पतझड़ हो जाएगा, मतलब राजस्थान। 3, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 ये मिलान है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तो पूरा छोड़ ही दीजिए, ठीक है। देखते हैं कोई रिलेवेंट होगा तो बताएंगे, नहीं तो छोड़िए इसको। आवाजाही विविध में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है, कई बार पूछा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ये आप मिलान कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, ठीक है। कई बार पूछा गया और आप कुछ मत करिए, हमने कहा ना कि हमारा सदाबहार देख लीजिए, एकदम बहार में रहेंगे हमेशा। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और ये दशक पहल कब तक, कब से कब तक है, 2014 से 2024 तक। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2024 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया पहल है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा एक प्रश्न और है, भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था, तो MIC था, ये तो आपको याद ही होगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ए वाला राइट है, मिथाइल आइसोसिनेट का रिसाव। जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, यहाँ से प्रश्न है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो कहाँ पर न्यूनतम है, 0.6% दिए गए विकल्पों के अनुसार, ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजातियाँ उनकी जनसंख्या का प्रतिशतता पूछा है, तो इनमें से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम है। जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई है, तो नागालैंड में कमी आई है, ठीक है, माइनस में रहा है इसका जो दर रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, रिपीटेड प्रश्न फिर से पूछ लिया गया था अगले वर्ष, तो हरियाणा था इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है दोस्तों, ठीक है। इसके स्रोत अन्य हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से निकलता है, सही है। जलमग्न धान के खेत से मेथेन भी निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलता है, तो यही बी वाला राइट आंसर है। एयर कंडीशनर और जो अन्य उत्पाद आते हैं, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह आते हैं, आपका झाग वाला जो चीज़ें जितनी आती हैं, ठीक है, फाग वाला जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, सेंट वगैरह, उन सब में रहता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। अति सूक्ष्म होने के कारण ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव होंगे, ये भी सही है, ठीक है। और जब खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव होंगे तो खाने पर रोटी को लेकर लड़ाई होगी। रोटी मूवी आपने देखी होगी। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो सही क्रम आपको बताना है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। जनसंख्या, जनसंख्या फिर समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र से भूदृश्य दिखाई पड़ता है, तो ये सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है,
तंबाकू निषेध दिवस गलत है, ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है। तो तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को है, ये 5 मई को नहीं होता है, 31 मई को होता है तंबाकू निषेध, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, 31 मई को, बाकी तीनों सही थे। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हरित गृह प्रभाव से, तो ये भी विवादित प्रश्न था क्योंकि ये उल्टा पूछ लिया था। इसमें पूछना था कि हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है, तब ये हो जाता वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा उससे उत्पन्न, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ लिया था। हालांकि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आयोग ने दिया था ए को, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ये हरित गृह प्रभाव के कारण नहीं होता है, बल्कि इसके कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ए वाला राइट आंसर है फिलहाल। यहाँ भी बताया भी है कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, न कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की सांद्रता बढ़ती है। अतः संभावित उत्तर ये होगा। विभिन्न प्रदूषक हैं, उनसे फैलने वाली बीमारियां हैं। पारा से मीनामाटा रोग होता है, सही है। कैडमियम से इटाई बीमारी होता है, सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू ब्रेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड आयन से अपच से कोई मतलब नहीं है फ्लोराइड सा, फ्लोरीन दांत, ठीक है, आपकी दांत और अस्थियां आदि हो गई, उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसकी कमी से या फ्लोराइड आयन की अधिकता और उसकी कमी दोनों ही हानिकारक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा। दांतों हड्डियों में भंगुरता आ जाती है इसके ज़्यादा होने से। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो ये जो है बहुत विवादित प्रश्न था, इसको भी शायद आयोग ने डिलीट कर दिया था। तो ये 0.36% है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता देखी जाए तो इसमें कोई भी मिल नहीं रहा था। इसके करीब करीब अगर जाएं तो सी वाला राइट आंसर था, 0.04% वाला। हालांकि आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था अंततः। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, अगर संकट पूछा होता तो पूरे सही होते। अधिकतम संकट पूछ रहा है तो हमेशा प्राकृतिक जो आवास है, उनकी वनस्पतियां, उनके विनाश से अधिकतम संकट होता है। तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, देखिए ये तो इस कभी नहीं होगा, तीसरा वाला गलत है। अत्यधिक वनोन्मूलन, हाँ ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ही होगा इसका राइट आंसर। पहला, दूसरा और चौथा, बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? जहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा होगी, तो उत्पादकता जहाँ कहाँ ज़्यादा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो वन संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग था, वो वन्य जीवों के लिए था 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण वाला जो वीडियो है आप लोग पता नहीं देखते हैं कि नहीं, हम तो दे देते हैं अपनी तरफ से, वो बहुत ज़्यादा रहता है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग भ्रम में रहते हैं कि कम है या कुछ भी ऐसा। आप देख रहे हो सारे प्रश्न जिस भी वर्ष के सॉल्व करवा रहे हैं उनसे बाहर से नहीं आ रहे हैं। आपके 90% प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, 10% इधर उधर आपको दिख रहे होंगे बस। आइए उत्तर प्रदेश में। खेल का सामान कहाँ पर? मेरठ में। दिया सलाई कहाँ पे? बरेली में। पीतल का सामान कहाँ? मुरादाबाद में। लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में। तो ये जो है इसका राइट आंसर रट लीजिए एकदम से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो भी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। जब घटी घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस का केंद्र स्थापित होगा, ऐसी घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले 9 कृषि जलवायु क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये पुराना हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए, ये था 2017 का प्रश्न पत्र, कल 2016 का आप करवाएंगे, धीरे धीरे 2010 तक करवा देंगे आपका पूरा।